अब देखो क्वेश्चन ये है आपका, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। ये था जीएन हैश। अकॉर्डिंग टू हैश तो क्या कहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन वो कह रहा है कि 1 स्टेप की है या नंबर ऑफ स्टेप की है, ठीक है, उसमें हीट है जो सेम लगेगा। ये रशियन केमिस्ट था। तो अकॉर्डिंग टू दिस, एक सेकेंड, ये हैश था। इसने कहा कि अगर कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, जैसे मैंने कहा ए टू बी, तो आप चाहे उसे 1 स्टेप में खत्म करो, कि आप ए से सी में ले जाओ, फिर डी में ले जाओ, फिर बी में लाओ, नंबर ऑफ स्टेप करो। तो जो हीट है, सपोज यहाँ पे क्यू हीट लग रही है, ये है Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3। कहता है कि अगर सपोज करो मैंने कहा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q डैश, कहता है चाहे रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है Q, और चाहे वो नंबर ऑफ स्टेप में हो रही है Q डैश, तो ये दोनों सेम होगी। चाहे वो हीट इवॉल्व हो रही है, चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इज सेम। आइदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन 1 स्टेप, या तो ये 1 स्टेप में हो रहा है, और या फिर नंबर ऑफ स्टेप, या तो फिर बहुत सारे स्टेप में हो रहा है। ठीक है, जो हीट होगी उसमें वो सेम होगी। हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इज सेम, यानी चाहे आप 1 स्टेप में करो, चाहे से नंबर ऑफ स्टेप में करो, क्या होगा, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इज सेम। ये किसने बोला था, हैश ने, G.H. हैश, रशियन केमिस्ट था इन 1840। तो इसी को उसने कह दिया हैश लॉ। ये इंपॉर्टेंट है काफी, हैश लॉ। समझ में आए ये आपको? यस सर। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल बताता हूं आपको। इसका एग्जांपल ये है। एग्जांपल में वो कहता है कि जैसे कार्बन है आपके पास, तो अगर आपने पहले स्टेप में क्या किया, कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, हाफ O2, तो ये बन जाएगा CO। ये हो गया 1 स्टेप, ये CO बन गया। इसमें कितनी हीट रिलीज हो रही है, देखो माइनस साइन आ गया, माइनस का मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो हो गई 110.5 किलो जूल। फिर आपने CO बनाया, फिर उसमें हाफ O2 ऐड किया और बन गया CO2। CO बना, सॉरी CO है, तो CO प्लस हाफ O2, तो ये बन गया CO2। तो ये हो गए 2 स्टेप की रिएक्शन, स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक है, इसमें जो हीट रिलीज हो रही है, वो हीट रिलीज हो रही है, वो कह रहा है -283 किलो जूल। अब अगर आपने इसको 2 स्टेप में बना दिया, स्टेप 1 और स्टेप 2, अब चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो कह रहा है डायरेक्ट कैसे बनेगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऐड किया, तो ये बन जाएगा CO2। ठीक है, ये डायरेक्ट होगी। तो डायरेक्ट में जो रिएक्शन, जो हीट निकल रही है, वो हीट निकल रही है इसमें -393.5 किलो जूल। तो अब देखो इसमें इतनी हीट निकल रही है, और इन दोनों को मिला के अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या होगा, CO से CO कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, CO से CO कैंसिल आउट हो गया, हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 हो जाता है। तो C प्लस O2 इज इक्वल टू या गिव CO2। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, यही रिएक्शन आ गया जो डायरेक्ट वाली। तो इसमें हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को ऐड किया सेकंड से। तो यहाँ पे भी दो, इक्वेशन फर्स्ट में कितनी हीट लग रही थी, -110.5, और इक्वेशन सेकंड में कितनी हीट रिलीज हो रही है, -283 किलो जूल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 393.5 किलो जूल माइनस का, यानी कि हीट सेम हो गई। तो कहता है कि जो आप चाहे इसको कई स्टेप में रिएक्शन करो, नंबर ऑफ स्टेप, और चाहे इसे आप 1 स्टेप में रिएक्शन करो, जो हीट इवॉल्व होगी वो क्या होगी, सेम होगी, या एब्जॉर्ब होगी वो सेम होगी। ये कौन कहता है, हैश। तो उसी के नाम से इसको रख दिया हैश लॉ। चाहे हीट इवॉल्व होगी चाहे एब्जॉर्ब होगी, वो सेम होगी, आइदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन 1 स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप। तो ये एग्जांपल समझ में आया आपको? यस सर।
अब इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया उसने कहा S+O2, ये S+O2 गिव्स SO2। पहले स्टेप की रिएक्शन क्या है इसमें, देखो फर्स्ट स्टेप है इसमें कि सल्फर प्लस O2 करेंगे तो बन जाएगा SO2। इसमें कितनी हीट रिलीज हो रही, देखो माइनस साइन का मतलब होता है हीट रिलीज होना, तो यहाँ पे -297.5 है। फिर जो SO2 बना इसमें हाफ O2 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा SO3। इसमें कितनी हीट रिलीज हो रही है, इसमें जो हीट रिलीज हो रही है वो हो रही है -97.9 किलो जूल। तो ये पहले स्टेप की रिएक्शन हो गई, सेकंड स्टेप की रिएक्शन हो गई। अब आप चाहे इसे डायरेक्ट भी बना सकते हो। डायरेक्ट कैसे, सल्फर प्लस 3O2 गिव्स SO3 बन जाएगा। अब इसमें कितनी हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है, टोटल ये हो रही है 395.4 किलो जूल। अब वो कह रहा है वन स्टेप में इतनी हीट रिलीज हो रही है तो माइनस साइन हो गया, ठीक है। और अगर दो स्टेप में किया तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से SO2 से SO2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया S। देखो ये 1 है प्लस हाफ, तो 1 प्लस हाफ पे है 3/2 O2 गिव्स SO3। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस किया, तो यहाँ पे भी हमें प्लस करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट है 297.5 और इक्वेशन सेकंड है -97.9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा -395.4 किलो जूल। तो सेम आ गया, चाहे आप इसको वन स्टेप में करो, चाहे आप इसको क्या करो वन स्टेप में करो, चाहे आप इसे नंबर ऑफ स्टेप में करो, स्टेप 1 स्टेप 2, जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो सेम होगी। ये किसने बोला, हैस ने। तो उसी के नाम से इसका नाम रख दिया हैस लॉ। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया। Yes, sir. Amount of heat released or absorbed is same either the reaction take place in one step or number of step। अब इसको प्रूफ करना है कि जो हैस लॉ ने दिया वो सही दिया या गलत दिया हुआ। ठीक है, हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये जो लॉ था ये सही है या गलत है, प्रूफ करना है हमें। ठीक है, किसको, हैस लॉ को। तो हैस लॉ को प्रूफ करने के लिए देखो हमने एक एग्जांपल ले लिया A to B। तो सपोज यहाँ पे जो हीट जा रही है वो Q है, ठीक है। और अगर ये A से C में जा रहा है, C से D में जा रहा है और D से फिर B में जा रहा है, तो ये हो गया Q1 Q2 Q3। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q डैश। अब देखो होगा क्या, कंडीशन फर्स्ट, अगर इसमें सपोज करो Q की वैल्यू ज्यादा है Q1 से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये Q सपोज करो हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, और Q डैश क्या है, सपोज हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो जो एब्जॉर्ब है वो कम है और रिलीज है वो ज्यादा है। सपोज एब्जॉर्ब है 400 किलो जूल और रिलीज हो रही है 500 किलो जूल। तो हम क्या करेंगे, पहले A से B इस रास्ते बनाएंगे, ठीक है। तो जितनी हीट इवॉल्व होती है उतनी ही रिक्वायर्ड होती है, दोनों बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे H2 प्लस O2 है गिव्स H2। तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप वाटर के वन मॉलिक्यूल बना रहे हो, वन मॉलिक्यूल बना लो, तो अगर वाटर का वन मॉलिक्यूल बनने में हीट रिलीज हो रही है 50 किलो जूल, तो अगर आप वाटर को डिकम्पोज करोगे तो सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड के लिए प्लस साइन, तो 50 जूल किलो जूल। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें अभी आपको पहले भी बताया था कंडीशन में कि जितनी इसको बनाने में जितना हीट रिलीज हो रही है उतनी हीट रिक्वायर्ड है इसको ब्रेक डाउन करने में, दोनों सेम है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, इस रास्ते तो इसको बनाएंगे, ठीक है, तो इस रास्ते हमें 400 जूल हीट रिक्वायर्ड हो गई, और इस रास्ते हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। तो यहाँ से कितना हीट निकल रहा है, 500 किलो जूल रिलीज हो रही है। तो हर एक स्टेप में मुझे कितनी हीट वो हो रही है, बच रही है, या कितनी हीट रिलीज हो रही है,
बताओ 1 स्टेप में कितनी हीट रिलीज हो रही है? फोर सर हंड्रेड 50 जूल। नहीं, 100, 500 तो रिलीज हो रही है और 400 रिक्वायर्ड है। तो 1 स्टेप में मुझे 100 जूल हीट क्या हो जा रही है, ये यूनिवर्स में चली जा रही है। ठीक है, ये रिलीज हो जा रही है। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो आंसर होगा -100, यानी ये हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हर एक स्टेप में अब मैं यही करता जाऊंगा, बार बार मैं यही करूंगा। ए से बी में जा रहे हैं, तो यहाँ से 400 रिक्वायर्ड है तो प्लस 400, यहाँ से रिलीज हो रही है 500, तो मैं यही करूंगा 500 जूल। तो हर एक स्टेप में 100, तो उससे क्या होगा, जो यूनिवर्स है उसमें उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, हो जाएगी। यूनिवर्स की हीट क्या हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है ये, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एंड नॉर एनर्जी, बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, तो वो कहता है एनर्जी को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो जब डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते, तो ये एनर्जी बढ़ क्यों रही है फिर? ठीक है, बढ़ना तो नहीं चाहिए। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके अगेंस्ट है, इसकी लॉ सर लॉ ऑफ, ऑफ कंजर्वेशन के। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। क्योंकि अगर ऐसा होगा सपोज, तो क्या होगा, एनर्जी तो बढ़ती जाएगी यूनिवर्स में, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो क्रिएट भी नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉ के अगेंस्ट है, जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए Q इज नॉट ग्रेटर देन Q1, ये हो ही नहीं सकता। अब वो कहता है चलो ठीक है, अब कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में क्या होगा, कंडीशन सेकंड में Q डैश इज ग्रेटर देन Q। अब ये हो गया 600 और ये 400, तो 400 रिलीज हो रही है और फिर 600 रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा, हर एक स्टेप में क्या होगा, +2 जूल एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम हो जाएगी। क्योंकि जो कंज्यूम हो रही है वो ज्यादा है, जो रिलीज हो रही है वो कम है। तो क्या होगा, जो यूनिवर्स है उससे एनर्जी क्या होती जाएगी, एब्जॉर्ब होती जाएगी। एब्जॉर्ब होगी तो जो यूनिवर्स है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और डिक्रीज हो जाएगी तो ये फिर किसके अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट है किसके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। एनर्जी के। तो इसीलिए वो कहता है कि अगर मैं क्यू डैश को ज्यादा करता हूं तो भी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है, और क्यू को ज्यादा करता हूं तो भी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। यानी किस कंडीशन में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा, ऑन विच कंडीशन इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड द आंसर इज Q इज इक्वल टू Q डैश। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी तो ये लॉ को फॉलो करेगा। जितने एनर्जी यहाँ से, चलो 400 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से जब इसको तोड़ेंगे तो -400 जूल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो दोनों स्टेप सेम होंगे, उसी केस में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसीलिए हैस लॉ क्या हुआ, सक्सेस हो गया। हैस लॉ क्या वैलिड है, क्योंकि ये किसको ओबे करता है, किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, इसीलिए तो प्रूफ समझ में आए कैसे प्रूफ हुआ। यस सर। क्योंकि अगर रिलीज ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। अगर सपोज करो क्यू रिलीज हो रही है और क्यू डैश है रिक्वायर्ड, ये एब्जॉर्ब हो रहा है और ये रिलीज हो रहा है। अब अगर रिलीज ज्यादा है तो क्या होगा, यूनिवर्स की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, और यूनिवर्स की एनर्जी अगर इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होने से क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
और अगर Q लेस देन है Q डैश से, तो उस केस में क्या होगा, जो यूनिवर्स है उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज हो जाएगी तो भी ये किसके अगेंस्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। सर ऐसे केसेस का एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल कोई भी ले लो आप, A to Z सारे एग्जाम्पल इसमें फॉलो करेंगे। जैसे अभी हमने जो भी एग्जाम्पल लिया था उसको कर सकते हैं। अगर Q इज इक्वल टू Okay, Q डैश होगा तभी जाके क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था इसी को ले लो। जैसे इसका पहले का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है या ये वाला एग्जांपल। अब देखो होगा क्या कि सपोज करो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो रही है -500 इन दोनों को मिला के, और जब आप डायरेक्ट बना रहे हो तो एनर्जी रिलीज हो रही है 400। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जितनी इधर से हो रही है यहाँ से भी उतनी होगी। तो यहाँ पे अगर वापस जाएंगे हम तो ये 400 जूल रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से यहाँ तक 400 होगा। सॉरी, हाँ इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इधर जाएगा तो 400 जूल है, और यहाँ से इधर आएगा तो 500 जूल है। तो क्या होगा, हर एक स्टेप में 100 जूल क्या होती जाएगी, रिलीज होती जाएगी। तो यूनिवर्स में तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, यानी जो किसके अगेंस्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं चलेगा। मतलब Q इज इक्वल टू Q डैश होगा तभी क्या हो सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी क्या होगा, वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड कब होगा, जब ये दोनों एनर्जी इक्वल हो जाएंगे, ये और ये दोनों के दोनों एनर्जी इक्वल हो, तभी ये लॉ फॉलो करेगा, अदरवाइज ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए हेंस लॉ, जो हेस लॉ है वो प्रूफ हो गया, हेस लॉ। आया है समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें अब इसके बेस पे ये इक्वेशन है। ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि अगर Q डैश Q से ज्यादा हुआ A टू D जाने में, यहाँ पे देखो ये A है, ये Q है, ऊपर वाला Q है, और यहाँ पे Q डैश है। ठीक है, अगर ये Q डैश ज्यादा हो गया A टू D जाने में, तो क्या होगा, हीट इवॉल्व ज्यादा हो जाएगी, यानी हीट ज्यादा निकलेगी यहाँ पे, क्योंकि ये Q डैश सपोज ज्यादा है तो यहाँ से जो इवॉल्व हो रहा है उसमें ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, यूनिवर्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट है, देखो लिखा है अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है, और अगर Q कम या ज्यादा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट आता है इसमें, अब इससे एप्लीकेशन है, इसके एप्लीकेशन मतलब फायदा क्या होगा आपको इससे, इसके एप्लीकेशन है बहुत सारे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहला है कि आप क्या कर सकते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे CH4 का निकाला और आपको ये डेटा मिल गया, अब आपको बताना है CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कैसे होगा। तो मीथेन का मतलब CH4, तो CH4 आप कैसे बनाओगे, CH4 बनेगा C+2H2 गिव CH4। ठीक है, अब आपको ये बनाना है, अब इस इक्वेशन से लाना आपने, तो आप किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे कि ये बन जाए। ठीक, तो इसके दो मेथड हैं करने के। एक है कि आप क्या करो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, अब क्या करना है आपने कि मुझे C और H चाहिए, तो C ये है और H ये, H के 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। ठीक है, और CH4 मुझे कहाँ चाहिए, लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो मैंने क्या किया, ये लिखा हुआ है देखो, इक्वेशन फर्स्ट +2 इंटू इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड। ठीक है,
अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखो इक्वेशन फर्स्ट है C प्लस O2 गिव CO2। इक्वेशन सेकंड क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। और इक्वेशन थर्ड क्या है, थर्ड है आपका CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2। अब मैंने क्या किया, थर्ड वाले को माइनस किया हुआ, तो थर्ड में माइनस का साइन लग जाएगा सब में। अब देखो CO2 से CO2 कैंसिल आउट हो गया, H2 से H2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये 2O2 है और ये भी क्या है, O2 है, O2 1 O2 2, 2O2 हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो C प्लस 2H2। अब ये माइनस साइन है, यहाँ से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो CH4 बच गया, ठीक है। तो जो मैंने ये वैल्यू निकालने के लिए किया वही इसकी वैल्यूज के साथ करना है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है -393.5 प्लस 2 इंटू इक्वेशन सेकंड की वैल्यू है देखो -285.8, फिर माइनस। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे लिखना -890.3। बस इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो ये समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, ये इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादातर। तो इसका एक मेथड ये है करने का, ठीक है, एक मेथड इसको ये करने का। अगर आपको ये नहीं आया समझ में तो एक और कर सकते हो आप। कैसे, देखो ये CH4 है और ये O2 है, ठीक है, तो CO2 है और ये 2H2 है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि हीट ऑफ रिएक्शन H इज इक्वल टू क्या होता है कि प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में क्या है CO2 है, तो यहाँ पे लिखना आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस यहाँ पे लिखो 2H2 लिखा हुआ है, 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 माइनस ये देखो O2 ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट होता है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 0 होता है, तो इसका 0 हो जाएगा, इसको हटा दो। अब CH4, तो CH4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आपका वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वैल्यू लिखी हुई है हीट ऑफ रिएक्शन की वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो जो भी आपको इसमें सुटेबल लग रहा है, ठीक है। इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले आओगे, तो ये हो जाएगा आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ CH4, ये वाली। बस इसको सॉल्व करके अभी देखो जो हमने रिएक्शन किया था वही आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो। दो मेथड है इसको, एक इजी मेथड है, एक है लॉन्ग कट मेथड। तो आपको जो इसमें सही लग रहा है उसे कर सकते हो। ये वाला समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, ऐसे इसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसमें अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है। ओके सर। इसमें भी देखो क्या पूछा है आपको, इसमें पूछा आपको कि कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ, आपको ये पूछ लिया कि CO का फॉर्मेशन बताओ कैसे होगा, CO का फॉर्मेशन, ठीक है। तो CO का फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, एक स्टेप देखो इसमें ये है, एक है शॉर्ट वैसा मेथड है ये। CO कैसे बनेगा, C प्लस हाफ O2 गिव CO। आपको यहां से ये निकालना, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन सेकंड ये हो गई। तो आपको क्या करना है इसमें, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट है आपकी C प्लस O2 गिव CO2, इक्वेशन सेकंड है आपकी CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। अब आपने क्या किया, माइनस कर दिया, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब क्या होगा देखो, CO2 से CO2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया C। अब देखो ये 1 O2 है और इसमें माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ का मतलब क्या हुआ, हाफ बच जाएगा, 1 माइनस हाफ का मतलब हाफ O2 बच गया। ये माइनस साइन इधर है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो CO बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया सेकंड से। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यूज के साथ वही करना है। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू क्या है,
इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है -393.5 और इक्वेशन सेकंड की वैल्यू क्या है -283। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा -283। अब माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये +283.0। अब इन दोनों को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 0.5 में से गया तो 5 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 1, और साइन किसका हो जाएगा नेगेटिव का। तो ये आ गया देखो 110.5 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? यस सर। हाँ, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ये दूसरा मेथड है, जैसे अभी मैंने आपको दूसरा मेथड बोला कि आप दूसरा मेथड भी इसमें यूज कर सकते हो। दूसरा मेथड भी अगर आप चाहो तो इसमें यूज कर सकते हो, डायरेक्ट CO2 को लेके भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे दूसरा मेथड कैसे यूज करना है देखो, अगर आपको ये नहीं लिखना ये वाली रिएक्शन को, तो यहां से ही कर सकते हो। CO मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया रेट del RH इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस, देखो जो भी एलिमेंट होता है उसका फॉर्मेशन वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसकी 0 हो गई, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। ठीक है, अब देखो CO2 का आपको दिया हुआ है, CO2 का कितना दिया हुआ है माइनस 393.5, फिर ये माइनस साइन आ जाएगा और इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, तो ये रिएक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है इसने 283, तो हो जाएगा -283.0, बस इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर वही आंसर आ जाएगा 110.5। ठीक है, चाहे आप इसे ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात एक ही है। और जो ये वाली वैल्यूज दी है ये रिएक्शन की वैल्यू दी होती है रिएक्शन की, तो रिएक्शन की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, तो भी ये आंसर आ जाएगा। ओके सर। हाँ, तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं मतलब आपके पास। अब नेक्स्ट है इसमें सेकंड है आपका, क्वेश्चन सेम आएगा बस नाम चेंज कर दिया उन्होंने, नाम चेंज क्या कर दिए, लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन मींस क्या होता है कि एलोट्रोपिक में चेंज करना है। जैसे मैंने कहा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को किस में चेंज करना है डायमंड में। ठीक है, ग्रेफाइट टू डायमंड, ग्रेफाइट टू डायमंड में चेंज करेंगे तो कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी, तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड होगा। अब देखो गिवन क्या आपको, आपको लिखा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड इज इतना। कंबशन मतलब व्हेन ग्रेफाइट इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स CO2, ऐसे डायमंड इज burnt in oxygen to form CO2। ठीक है, तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गए और आपको क्या करना है ग्रेफाइट टू डायमंड चेंज करना है। तो पहला स्टेप वही है जो अभी मैंने आपको बताया था, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में देखो ग्रेफाइट के लिए मैं G लिख रहा हूँ शॉर्ट में, प्लस O2 गिव CO2। ठीक, ये इसमें थोड़ा प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस चाहिए होगी। और इसमें कितनी हीट लग रही है देखो ग्रेफाइट वाले केस में, ग्रेफाइट वाले केस में लग रहा है हीट 393.5, तो ये माइनस साइन है क्योंकि कंबशन में हीट हर हमेशा क्या होता है रिलीज होती है, ध्यान रखना कंबशन क्योंकि जलाओगे आप इस चीज को तो हीट ऑलवेज रिलीज होगी। और सेकंड है अगर ये डायमंड होगा तो डायमंड में भी फिर क्या करोगे आप O2 करोगे गिव CO2, तो इसमें कितनी हीट निकल रही है 395.4 माइनस का। अब आप क्या करोगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकंड है, तो आपने क्या कर दिया इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब माइनस साइन हो तो यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, ये तीनों के तीनों माइनस हो जाएंगे।
माइनस होंगे तो CO2 से CO2 कैंसिल आउट, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल आउट, ये माइनस इधर है, दूसरी साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये ग्रेफाइट गिव्स सी डायमंड। ठीक है, तो वही किसके साथ करना है आपने, इक्वेशन के साथ करना है, सेम चीज। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू कितनी लिखी है देखो, -393.5, और इक्वेशन सेकंड की वैल्यू कितनी है, अभी बीच में माइनस का साइन लगाना है, फिर ये है -395.4। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 395.4 प्लस का और ये माइनस का 393.5। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, 14 में से 5 गया 9, ये 4 है, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, बाकी 0 0, तो 1.9 देखो आंसर आ गया 1.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक स्टेप आपका ये हो गया, ऐसे कर सकते हो आप इसे। तो समझ में आया? यस सर। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ओके सर। अब उसके बाद ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक, ऐसे नेक्स्ट है थर्ड वाला, थर्ड स्टेप। थर्ड है इसमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को डिसॉल्व करोगे वाटर में तो उसे कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो जो हीट रिलीज होगी वो होती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं हम, एक्वस का मतलब वाटर में डिसॉल्व करते हैं। जैसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हीट रिक्वायर्ड होगी या रिलीज होगी। ठीक है, तो वो होता है हाइड्रेशन। वर्ड जो वर्ड आया है वो आया हाइड्रा से। हाइड्रा मीन्स वाटर, जब आप किसी को वाटर में डिसॉल्व करोगे। ठीक है, तो जब वाटर में डिसॉल्व करोगे, सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पढ़ा था वही है। तो कहता है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का बताना है। ठीक है, किसको, इसको चेंज करना है जब हमने इसमें हाइड्रेशन में, तो कितनी हीट लगेगी। अब वही स्टेप करो, देखो पहला स्टेप ये हो गया, जब आपने CuSO4 को वाटर में डाला तो ये बन जाएगा CuSO4 एक्वस का, इसमें इतनी हीट रिलीज हो रही है। दूसरा, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो गया फिर आपने इसको वाटर में डाला तो ये बन गया CuSO4, इसमें इतनी हीट रिक्वायर्ड है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि किसको चेंज करो, CuSO4 में जब हमने क्या किया, वाटर में डाला तो ये बन जाएगा CuSO4.5S2। ठीक है, 5S2, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो अब वो कह रहा है कि इसको इसमें चेंज करने में कितनी हीट रिलीज होगी। तो वही करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 करके कर लोगे इसे। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन माइनस सेकेंड। सेकेंड। तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, -66.5, और इक्वेशन सेकेंड क्या है, -11.7। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, -78.2 किलो जूल पर मोल। तो ये आंसर हो जाएगा। तो सबको तरीका यही है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें सब में यही स्टेप करना है आपको, बस ये पहचानना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिस होती है, पहले इसी को सॉल्व करना जो मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्लियर। यस सर। अब फोर्थ वन इज कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, वही है जो अभी हमने किया था। अब नेक्स्ट वन है प्रिडिक्ट द एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन। हम किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी हैं वो हेस लॉ पे हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी। तो टाइम खत्म हो गया, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे। ठीक, रिज्वाइन ओके सर। सेम आईडी।